Once again, good evening, dear friends. I'm going to start this topic from my previous video, where we are talking about the new economic policy. Under that LPG policy of 1991, 24 July 1991, we just stopped to the point of objectives. We are talking about the objectives. So under that, we have already mentioned few points. To I'm just not going to repeat and just speak and listen to them. To make the economy competitive. First point was that to make the economy competitive. Competitive, I am only mentioning competitive. It was the first point. Second point was to accelerate the growth rate in the economy. growth को ऊपर बढ़ाना था. तीसरा पॉइंट था टू मेक द प्रोडक्शन यूनिट्स मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन यूनिट और उनकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये दोनों को बढ़ाने की जरूरत थी. चौथा पॉइंट हमारा था to consolidate the past gain. अगर पास्ट में, भूतकाल में अगर कोई ऐसा हमने अचीवमेंट किया हो तो उसको हम और आगे लेके जाएं. फिफ्थ पॉइंट हमारा था टू मेक यूज़ ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर कंट्रीज ओन डेवलपमेंट. यूज़ ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज. और छठा पॉइंट था जिसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे, तो छठा पॉइंट आज हम कर लेते हैं. टू रैशनलाइज द रोल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. रैशनलाइज द रोल ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक इंटरप्राइजेस, एंड improve their performance and improve their performance. ये हमारा जो छोटा पॉइंट था, इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे पिछले वीडियो में. और सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू इम्प्रूव द फिजिकल डिसिप्लिन. टू इम्प्रूव द फिजिकल डिसिप्लिन. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसका पर्पस जो क्या था, टू कट डाउन द फिजिकल डेफिसिट. ये हमारे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमारा ऑब्जेक्टिव में था. ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ये हमारे ऑब्जेक्टिव में थे. हमने इसमें 5 पॉइंट की चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. इन 2 पॉइंट को हमने चर्चा नहीं किया. तो रैशनलाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जैसा कि मालूम है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जैसे प्राइस की स्टेबिलिटी लाना, मूल्य वृद्धि न हो उसके लिए इनका उपयोग किया गया आज़ादी के बाद से. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने की बात थी. इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव था वो था वेलफेयर का. ये प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं था, इनका मोटिव था वेलफेयर करना लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के द्वारा. ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत से एप्लीकेबल था. उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का जो ये मेन गेम था वो इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, क्योंकि अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस मेकिंग यूनिट्स बन गए थे, घाटे में जा रहे थे. तो ऐसे समय में बिल्कुल कहा जाए तो सफ़ेद हाथी की तरह हो गए थे. तो इसमें इनके परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना एक टारगेट था, जिससे ये इनको प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सके और इसको वर्ल्ड मार्केट के साथ, वर्ल्ड मार्केट में जो कंपटीशन है उससे मीट कर सके इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए था. स्पेशलाइजेशन का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का था, एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमको कहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को वर्क करना चाहिए.
कहाँ नहीं करना चाहिए, इस पर भी विचार किया जाने लगा था। तो छठा लास्ट पॉइंट है द इम्प्रूव द फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब कि जो वित्तीय जो व्यवस्थाएं थी, फिजिकल जो अरेंजमेंट्स थे, एक्सपेंडिचर और इनकम जो बजटरी पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। तो बजट में घाटे की जो चर्चा हम करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, ये सब दो तीन तरह के घाटे की हम चर्चा करते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो हमारा बोरिंग होता है, एक्सटर्नल बोरिंग, उसको हम माइनस करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो फिजिकल डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की वित्तीय स्थिति को, सरकार के आर्थिक हेल्थ को, इकोनॉमिक हेल्थ को शो करता है कि आपने कितना बोरिंग से कितना आपने उधार लेकर अपने खर्चे को निपटारा किया है, अपने खर्चे को आपने पूरा किया है। तो ये एक देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी उस समय देश की हालत बहुत ही ख़राब थी। ये अलग बात है कि हम इसको बिग बैंग की तरह यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं ये माना जाए तो सच है कि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूरी में किया हुआ डिसीजन था। चाइना जैसे कंजर्वेटिव इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में के लिए अपने मार्केट को उन्होंने ओपन किया, लिबरलाइज़ किया, ग्लोबलाइज़ किया अपनी इकोनॉमी को, वो बहुत पहले हो गया और हमारे यहाँ बहुत बाद में हुआ। और जब स्थिति बहुत ही ख़राब हुई, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे फिजिकल डेफिसिट्स हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति हो, हर जगह हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी और सब हम मजबूरी में किया हुआ इसको जिसे कहा जा सकता है। हालांकि हम जब आंसर लिखना होगा तब हमको इसको लिखेंगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव बात ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इम्प्रूव द फिजिकल डिसिप्लिन टू कट डाउन द फिजिकल डिफिसिट्स को कम करने के लिए इस इकोनॉमिक पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत इसको रखा गया था। तो आज हमने ये चर्चा की कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था। इसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आखिर नीड क्या थी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। हम नीड पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा इसको पॉज कर दें। So now dear friends, today I am once again जिस आपके हमने चर्चा किया था कि हमने पिछले पॉइंट वीडियो से इसको कंटिन्यू किया है, तो अब हम चर्चा करेंगे नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, 1991 का 24 जुलाई उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आपको याद होगा अगर तो, मनमोहन सिंह, यस यू राइट, एंड प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। तो जो इसकी जो आवश्यकता जो थी, आखिर क्या कारण थे कि हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना पड़ा, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ अ हाई फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो है था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और किसी भी देश का अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो उस देश की आर्थिक स्थिति को ख़राब माना जाता है। कोई भी IMF जैसे संगठन, जो वर्ल्ड संगठन है, वो लोन देने के लिए आपको तैयार नहीं होंगे। कोई देश भी आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा कि आपको रीपेइंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो कंपनसेट किया जाता है वो बोरिंग से किया जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट का जो रेट था वो 39%, टोटल रेवेन्यू का 100 रुपये का 39 पैसा ये इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में चला जाता था। मतलब मात्र 61% जो है, मतलब अगर हम 100 रुपये को माने तो 61 रुपये का मात्र हम अपना काम कर सकते थे, बाकी 39 रुपये ये चला जाता था इंटरेस्ट पेमेंट में। तो मतलब पिछली सरकारों को देखा जाए तो उन्होंने किस तरीके से काम किया, जिसकी वजह से देश में स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई हो गया, और उसका परिणाम हमको ये हुआ कि 39% तक हमारा टोटल रेवेन्यू केवल इंटरेस्ट पेमेंट पर चला जाता था। उन्नीस सौ 81-82 के आसपास 5.4% था GDP का ये, और 1991-92 तक आते आते ये 8.4% ऑफ GDP हो गया, और ये बहुत ही घातक स्थिति देश के लिए। फिर दूसरा पॉइंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही थी। जो विदेशों से हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट से हमारा रेवेन्यू आता है और इंपोर्ट से हमारा रेवेन्यू जाता है, तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए जो प्लानिंग में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न डाला
कि हम कम से कम जो चीज़ें हम विदेशों से मंगाते हैं उसको हम घर में ही प्रोडक्शन कर लेंगे। आज के डेट में भी आप देख लीजिए कि भारत से रॉ मटेरियल ज़्यादा था, अंग्रेजों के समय में तो ओवर एक्सपेक्टेशन हुआ ही, बाद की जो सरकारें आई उन्होंने भी रॉ मटेरियल को बेच कर आयरन ओर वगैरह जितने भी इस तरह के मटेरियल थे, रॉ मटेरियल को बेच कर उससे फॉरेन एक्सचेंज आता होता था और उस फॉरेन एक्सचेंज से ये देश के लिए सामान परचेज करते थे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति जो है हमारी बड़ी ख़राब थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेक्टर्स को, अगर इकोनॉमी के सेक्टर्स को देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होते हैं। हमारी डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो प्राइमरी प्रोडक्ट ज़्यादा होते थे और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं और उसके लिए हमको हैवी अमाउंट पे करना पड़ता था। खैर 1980-81 के आसपास बैलेंस ऑफ डिफिसिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 1991 तक आते आते ये केवल हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था, विदेशी मुद्रा थी, जो हम जिससे हम ज़रूरत की जैसे पेट्रोलियम, जैसे क्रूड पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करते थे, वो केवल 15 दिन तक का लगभग फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा रहता था। तो इस आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब थी। उसको ऐसे मान चलिए कि महीने के अंत में आपके पापा की स्थिति, आपके मम्मी जो वर्किंग है उनकी स्थिति कैसी हो जाती है कि आप महीने के लास्ट में अगर कोई डिमांड करे तो वो कहते साइकिल खरीद दो या कुछ और चीज़ें, टूर पे जाना है तो बोले कि नहीं बेटा वो नहीं। तो वो ये स्थिति होती है देश की भी। तो आप इसको समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति कितनी खराब थी। तो तीसरा पॉइंट है फेलियर ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आज़ादी के बाद 15 साल तक लगभग ये ठीक ठाक चलता रहा, इसका जो वर्किंग था वो सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन उसके बाद डे बाय डे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और करप्शंस और ओवर स्टाफिंग, जो केवल वेलफेयर का जो मोटिव था, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस नहीं थी, और ये सब बहुत सारे फैक्टर्स थे। फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, स्ट्राइक, इस तरह का जो स्थिति थी, ये ट्रेड यूनियंस भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे आप देखो, आप वेस्ट बंगाल की स्थिति देखो, वहाँ पर किस तरह से टाटा का जो प्लांट था सिंगूर में, नैनो प्लांट, उसको फोर्स किया गया और उसको बाद में उसको गुजरात जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्थितियाँ थी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लॉस में जाने की एक वजह वो भी थी, केवल वही एक कारण नहीं था, बट दैट इज ऑल्सो वन रीजन। चौथा पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन प्राइसेस। आप देखो हमने लिखा है कि 1956 टू 1991 रेगुलर प्राइस इंक्रीज हुआ और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 17% तक के रेट पर आ चुका था, और ये स्थिति देश के लिए बड़ी खतरनाक थी। इस प्राइस राइज की वजह से जो हमारा कॉमन मैन होता है, जो फिक्स इनकम ग्रुप होता है, उनको बहुत ही नुकसान होता है। और इस तरह से देश में जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जिसमें वेलफेयर की बात कही गई है, तो वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, लोगों में असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी, और इस वजह से हमको ये जो जो कुछ वजहों को हमने लिखा, इन सारी वजहों को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको मजबूर होकर वी आर बाउंड टू adopt the 1991 economic policies. So these are the certain needs of the economic reforms of 24 जुलाई 1991। चलिए, तो आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान से देखें, कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।